BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। भारत में समझौता एक्सप्रेस पर 9 साल कबल होने वाले बम धमाके के मुकदमे के मुतादिद गवाहान अपने बयान से मुकर गए। हुकूमत पर इल्जाम कि वो मुल्ज़मीन के साथ नरमी बरत रही है। सरकार बदली है, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। कई केसेस से जुड़े हुए लोग भी ये कह रहे थे कि जब सरकार बदलेगी तो हमारी तरफ रवैया भी बदलेगा। चीन ने अपनी करेंसी युआन की कदर में आज फिर कमी की है। आलमी मईशत पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? और लंदन में बस्कर या गश्ती गायकों के लिए जगह हासिल करने की खातिर ऑडिशन देना लाजमी होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में सन 2007 में होने वाले बम धमाके के असल मुल्जिम स्वामी असीम आनंद की जमानत के फैसले को NIA यानी कौमी तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से चैलेंज न किए जाने पर हिज़्ब इख्तिलाफ नाराज है। इस वाक़े के कई अहम सरकारी गवाह मुनहरिफ हो चुके हैं। इससे कबल मालीगांव धमाकों के मुकदमे के साबिक सरकारी वकील ने इल्ज़ाम लगाया था कि NIA हिंदू शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुकदमात को कमज़ोर करने के लिए दबाव डाल रही है। तफसील के साथ शकील अख्तर। समझौता एक्सप्रेस में 2007 के बम धमाके में 68 अफराद मारे गए थे। स्वामी असीमानंद इस धमाके के असल मुल्जिम बताए जाते हैं। वो इन दिनों जमानत पर रिहा हैं। पंजाब की एक अदालत में चलने वाले इस मुकदमे में हाल में 10 से ज्यादा अहम सरकारी गवाह मुनहरिफ हो गए हैं। कोर्ट में 137 विटनेस हमने एग्जामिन किए हैं। 137 में से अगर ये 10 जो हैं पार्शली मैं कहूँगा कि ये हॉस्टाइल हुए हैं, इससे केस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अनलेस के सारे जो हमारे बाकी के गवाह हैं जो एविडेंस के ऊपर वो अभी है, तो केस हमारा अभी चलेगा और झूठ चलेगा। हाल में मुंबई की एक वकील रोहिणी सालियान ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी की हुकूमत आने के बाद कौमी तफ्तीशी इदारा NIA उन पर दबाव डाल रहा था कि वो हिंदू शिद्दत पसंदों के मुकदमे में तेजी न दिखाएं। पब्लिक को ये जानकारी मिलना चाहिए, ऐसा हो रहा है, इसके लिए इंटरव्यू दिया मैंने। तो क्या समझौता एक्सप्रेस मुकदमे में भी अचानक गवाहों के इन्हिराफ किसी दबाव का नतीजा हो सकता है? हमारे पास आज तक कभी ऐसा किसी भी क्वार्टर का कभी नहीं आया, पर कभी भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती है। गवर्नमेंट तो वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है। अब कौन सी पार्टी उसको रूल करती है, दैट इज डिफरेंट। स्वामी असीमानंद और दूसरे मुल्जिम अपने इकबालिया बयानात से मुनहरिफ हो चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई जिसको NIA ने एग्जीक्यूट किया, और ये जो अक्यूज बनाए गए हैं ये एक पॉलिटिकल विक्टिम्स बन गए, एक पॉलिटिकल टेररिज्म के विक्टिम्स बन गए। और आस्ते आस्ते वो सच्चाई अब एविडेंस आ रहा है तो सामने आ रही है। बासरकर्दा कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि भारत की हुकूमत हिंदू शिद्दत पसंदों के तईन नर्म रवैया रखती है। जब से भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है तब से हर उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी जा रही है जिसमें कि संघ परिवार के लोग ऐसे टेररिस्ट ऑफेंसेस में अक्यूज रहे हों। कई रियासतों में गहरी छानबीन के बाद NIA समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमों तक पहुंच सकी थी। इस केस का फैसला 1 साल के अंदर होने की तौक्को है। अगर इस मुकदमे के मुल्जिम कानून और इंसाफ की गिरफ्त से बच गए तो न सिर्फ NIA की ईमानदारी मशकूक होगी, बल्कि एक जमहूरी मुल्क के तौर पर भारत की शबीह को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। भारतीय रिसाले कारवां ने स्वामी असीम आनंद का इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने समझौता एक्सप्रेस समेत कई बम धमाकों के सिलसिले में अहम इंकशाफात किए थे। शकील अख्तर ने रिसाले के मुदीर हरतोष सिंह बल्द से पूछा कि एक के बाद एक और अचानक 11 गवाहों का मुनहरिफ होना क्या महज इत्तेफाक है? कुछ हद तक तो पैटर्न दिखता है, क्योंकि ये जो इशू है इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। सरकार बदली है, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। कई केसेस से जुड़े हुए लोग भी ये कह रहे थे कि जब सरकार बदलेगी तो हमारी तरफ रवैया भी बदलेगा। तो जब ज़्यादा दिनों तक केस चलते हैं तो अक्सर हमने सुना कि गवाह मुनहरिफ हो जाते हैं। जी, जब ऐसा होता है तो
इक्का दुक्का कभी यहाँ पे इक्का दुक्का कहीं पे, पर एक साथ ही 8-10 इम्पॉर्टेंट केसेस में विटनेसेस अगर हॉस्टाइल हो जाएं, और बाकी एसोसिएशन देखिए, कोई एक विटनेस है जो कहीं झारखंड में कहीं मंत्री पद पे बैठा हुआ है, तो जब ये ऐसी कनेक्शंस आती हैं तो एक पॉलिटिकल सवाल तो उठता ही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है इन केसेस पे। राजनाथ सिंह जो अभी होम मिनिस्टर हैं भारत के, इसके अलावा भी कई और लीडर ऐसे हैं जो ये कहते रहे, खुद असीम आनंद के वकील से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मामला सियासी है, इसके पीछे सियासी साजिश है और इन लोगों को फंसाया गया है। यानी उनका इशारा ये था कि कांग्रेस ने जो है वो हिंदू लीडरों को फंसाया है। देखिए, अगर होम मिनिस्टर ये रवैया लेके सरकार में आता है और ये बातें कही जाती हैं, तो क्या होम मिनिस्टर या सरकार को जुडिशल सिस्टम में फेथ नहीं है? और अगर ये चीज़ें आप पहले ही कह देते हैं जबकि केसेस चल रहे हैं और उसके बाद विटनेसेस हॉस्टाइल टर्न करते हैं, तो आप एक नतीजा नहीं निकाल सकते कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो आज फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं देश में, जो देश को कंट्रोल कर रहे हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, वो एक नतीजा चाहते हैं और विटनेसेस की हॉस्टिलिटी उसी नतीजे की तरफ अगर जा रही है तो एक ना एक कनेक्शन सीधे सियासी कनेक्शन तो बनता है इससे। तो ये बताइए कि आपने खुद, आपकी मैगजीन ने स्वामी असीमानंद का बड़ा एक तवील इंटरव्यू पब्लिश किया था जिसमें काफ़ी संगीन इंकशाफात थे, तो उसका क्या नतीजा निकला, क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई? इंटरव्यू में असीमानंद ने बिना प्रेशर के, जानते हुए कि वो एक रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, कई बड़े खुलासे किए। उसके बाद एनआईए ने एक बारी संपर्क करके आज तक वो टेप्स भी नहीं कलेक्ट किए। उसमें उन्होंने क्या समझौते का भी जिक्र किया था? जी, समझौते का भी जिक्र किया था। उसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां आरएसएस और सरकार की जो हैं उनके नाम लिए हैं। साफ किया गया है कि किस तरह की उन्हें मदद मिली है, किस तरह की सिंपैथी मिली है। जो हालात बन रहे हैं उसमें क्या उम्मीद लग रही है कि ये किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है किस तरह का एविडेंस सामने आएगा, जज इसका क्या व्यू पॉइंट लेंगे, पर अगर इस बैकग्राउंड में ये केसेस में अगर एक्विटल होते हैं तो जो सवाल उठाए जाएंगे उसका सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल इम्पैक्ट होएगा। हम बार बार जब पाकिस्तान से जिक्र करते हैं कि इन केसेस में हमें ये एविडेंस चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, और वो हमें मुड़ के कहते हैं कि हमारा कोर्ट सिस्टम तो ये कह रहा है, और हम इस बात को पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो कल मुड़ के वो भी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए, आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ये कह रहे हैं, तो हम कहाँ तक आपके जस्टिस को रिस्पेक्ट करें। और अब एक नज़र कुछ दीगर अहम खबरों पर। चीन ने आज दूसरे रोज़ भी डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी युआन की कदर में कमी की है। गुज़िश्ता रोज़ युआन की कीमत में अचानक कमी के सबब दुनिया भर में हसस और तेल की कीमतें गिर गई थीं। माहिरीन इक़्तिसादियात के मुताबिक सस्ते युआन से अगर चीनी बरामदात बढ़ेंगी तो दूसरे ममालिक भी अपनी करेंसी की कीमत कम करने पर माइल हो सकते हैं। तफसील के साथ काशिफ कमर। लगातार दूसरे दिन युआन की कीमत में कमी गुज़िश्ता रोज़ की ही मानंद सारी दुनिया और हसीस बाजारों के लिए हैरान कुन भी थी और परेशान कुन भी। युआन की कदर में कमी का फौरी नतीजा स्टॉक मार्केटों में गिरावट और दुनिया की इस दूसरी बड़ी मईशत की मजमूई सूरत हाल पर तशवीश की सूरत में निकला है। गुज़िश्ता बरस जुलाई के मुकाबले में इस साल जुलाई में चीनी बरामदात में 8% से ज़्यादा कमी हुई है और चीन के बकौल युआन की कदर में कमी से बरामदात बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिका, जापान और कोरिया जैसे मुल्क इन चीनी इक़दामात से यकीनन तशवीश का शिकार होंगे, क्योंकि इन मुल्कों की बरामदात चीनी मसनूआत के मुकाबले में अब महंगी हो सकती हैं। और इसी बिना पर माहिरीन दुनिया की बड़ी मईशतों के दरमियान करेंसियों की कीमत में कमी की जंग का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन चीनी करेंसी की कीमत खाम माल बरामद करने वाले मुल्कों के लिए अच्छी खबर भी साबित हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक तांबा, लोहा और धातें निकालने वाले कई अफ्रीकी मुल्क और ऑस्ट्रेलिया को चीनी करेंसी की कदर में कमी का यूं फ़ायदा हो सकता है कि चीनी कारखानों में बरामदी मसनूआत के अगर ज़्यादा खाम माल की ज़रूरत पड़ी तो इन मुल्कों के खाम माल की खपत बढ़ेगी। आलमी मालियाती फंड ने भी चीनी करेंसी की कीमत में कमी का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इस तरह युआन की शरह तबादला ज़्यादा हकीकत पसंदाना हो सकेगी। काशिफ कमर, BBC न्यूज़। सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दर्जनों अरकान असम्बली और सेनेटर्स ने आज इस्तीफे दे दिए हैं। जमात के रहनुमा अल्ताफ हुसैन की तरफ से कारकर्दगी पर तनकीद के बाद MQM के अरकान असम्बली ने यह कहते हुए इस्तीफे दिए हैं कि नीम फौजी रेंजर्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। इस्तीफों पर हतमी फैसला अभी होना बाकी है।
इटली की बहरिया ने आबनाए सिसिली में एक कश्ती से 170 तारिकीन वतन को बचाया है। इन लोगों की कश्ती डूबने वाली थी। एक और वाक़े में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स ने एक पीपे से चिमटे हुए 2 मजीद तारिकीन वतन को भी बचा लिया है। इंडिया ने कसीरुल कौमी कंपनी नेस्ले के खिलाफ गैर मुनसिफाना तिजारती हथकंडे इस्तेमाल करने पर $10 करोड़ का मुकदमा करने का ऐलान किया है। नेस्ले पर इल्जाम है कि उसने अपनी मैगी नूडल्स की फरोख्त के लिए गुमराह कुन इश्तिहार चलाकर सार्फिन को नुकसान पहुंचाया। आप बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखेंगे, तुर्की के वजीर आजम ने बीबीसी से गुफ्तगू में शुमाली शाम में नो फ्लाई जोन तजवीज किया है। और लंदन के बस्किंग आर्टिस्टों को गाने बजाने के लिए जगह बनाने के खातिर कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। बीबीसी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में तुर्की के वजीर आजम अहमद दावुदोगलू ने कहा है कि वह आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुमाली शाम में नो फ्लाई जोन कायम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्द गिरोह दाइश से फरार होने वाले अफराद के लिए वो अमरीका के ताउन के साथ एक महफूज इलाका भी बनाएंगे। लेकिन अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान के बकौल फ़िलहाल ऐसा कोई मनसूबा ज़ेर बहस नहीं है। जेरेमी बोइन की रिपोर्ट आमिर अहमद खान की ज़बानी। एंजेलिक एयरबेस पर अमेरिका के बढ़ते हुए फौजी दस्ते। अमेरिका के तुर्की के साथ मुआहदे का मतलब है कि अमेरिकी जंगी जहाज शाम से इतने करीब पहले कभी ना थे, और ये इस बात का भी इशारा है कि ये जंग अब एक नया रुख ले रही है। अंकारा में अपने शानदार दफ्तर में तुर्की के वजीर आज़म अहमद दावुओगलू अपना प्लान पेश करते हैं, जिसे अपनाया गया तो न सिर्फ दाइश और शामी हुकूमत के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी, बल्कि आम शहरियों का भी फायदा होगा। एक महफूज इलाका, दाइश और शामी हुकूमत दोनों से महफूज, एक ऐसा इलाका जहां आम शहरी हमले या कत्ल होने के खौफ के बगैर जी सकें। लेकिन ये सिर्फ शाम में जारी जंग के बारे में ही नहीं, तशद्दुद हमसाया मुल्कों को भी अपनी लपेट में ले रहा है। गुज़श्ता हफ्ते मशरकी तुर्की के ज़िला सुरुच में एक बम धमाके में 32 नौजवान कुर्द मारे गए थे, और जनाजे में शामिल बहुत से अफराद का कहना था कि तुर्क हुकूमत ने दाइश और दीगर जिहादी ग्रोहों की मदद की है, और कुछ ने हुकूमत को कातिल करार दिया। तब से तुर्की में सिक्योरिटी फोर्सेस और अलहदगी पसंद कुर्द गिरोह PKK और दीगर ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद की एक नई लहर जाग उठी है, जिसमें पुलिस और फौजियों को बमों का निशाना बनाया गया और इस्तांबुल और दीगर जगहों में फायरिंग के वाक़यात भी हुए। वज़ीर आज़म दावुओगलू ने PKK को दहशतगर्द और हुकूमत पर दाइश की हिमायत करने के इल्ज़ामात को तौहीन-आमेज़ कहा। नहीं, कभी नहीं। हमने सिर्फ उनकी मदद की जो शामी सदर बशारुल असद के हाथों होने वाले जुल्म, कीमियाई हथियारों और बैरल बमों से फरार हो रहे थे। ये तुर्की के खिलाफ एक गैर मुनसिफाना ख्याल है और एक इल्ज़ाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। अंकारा में मॉडर्न तुर्की के बानी अतातुर्क की यादगार एक कौमी मज़ार की तरह है। यहाँ से शाम में जारी जंग बहुत दूर लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। पुरानी तफरीक अब नए मशरक़े वस्ता के तशद्दुद से भिड़ रही है, और जिन इख्तिलाफ़ात के बारे में उम्मीद की जा रही थी कि वो ख़त्म होने को हैं, अब और भी ज़्यादा पेचीदगी से उभर रहे हैं। तुर्की के वज़ीर आज़म का जेरेमी बोइन के साथ खुसूसी इंटरव्यू। इस वक्त हमारी वेबसाइट पर जो खबरें आप सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुंतखब अरकान के इस्तीफ़ों की खबर पर 4 तरफ से नज़रें जमी हुई हैं। इसके अलावा अलकायदा समेत कई शिद्दत पसंद तंजीमों की मुल्ला उमर की मौत पर चुप साधने की खबर भी खूब पढ़ी जा रही है। लंदन में मांगने के भी आदाब हैं। मसलन आपको गाना बजाना आता हो, ऐसा कि रात चलता ठहर जाए और महजूज हो, फिर सामने रखी कैप या गिटार के खाली बॉक्स में अपनी रेजगारी डालता जाए। लेकिन यूं फन दिखाकर बास के मुकद्दर प्रोफेशनल सिंगर्स और फिल्म एक्टिंग तक खुलते हैं, मगर अब फनकार ज़्यादा और इनके लिए मनी या फेम के स्पॉट्स कम पड़ रहे हैं। लिहाजा तय हुआ है कि इन फनकारों या बस्कर्स का भी ऑडिशन होगा। BBC आर्ट्स एडिटर विल गॉम्पर्स की रिपोर्ट गजनफर हैदर की ज़बानी। Busking
एक ऐसा फन है जो वक्त के साथ कुछ ज्यादा नहीं बदला, लेकिन इसकी तरफ लोगों का रवैया जरूर बदला है। बहुत से शहर अब बस्कर्स को न सिर्फ लाइसेंस और परमिट जारी कर रहे हैं, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। आप कितना कमा लेती हैं? I make a living. Oh, come on. Roughly? No, I shan't tell you. Okay, all right. But do you pay your taxes? Yes, I do. Yeah, I declare everything. Do you ever stand? क्या अब लोग आपको पहचानने लगे हैं? Be spotted. हाँ, ऐसा बहुत होता है और मैंने बस्किंग इसी वजह से शुरू की कि लोग मेरे गानों को सुने और मैं पहचानी जाऊँ। I'll be spotted. ये एक बहुत पुरकशिश ख्याल है, खास तौर पर एक ऐसी दुनिया में जहाँ एक ट्वीट आपको मशहूर कर देती है और आप टैलेंट स्पॉटर की नजरों में आ जाते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बस्कर्स की एक शोहरत बन जाती है, लोग उनके बारे में ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। माजी में ऐसा बहुत हुआ है कि बस्कर्स को एक बड़ी म्यूजिक कंपनी ने साइन किया हो। बस्कर्स के दरमियान पुरकशिश जगहों के लिए मुकाबला सख्त होता है। लंदन अंडरग्राउंड हर साल ऑडिशंस मुनक्किद करवाता है। बस्कर्स का इंतखाब करने के मयार क्या हैं? ऐसी आवाज़ और धुन जो कि सुर में हो, बजाने वालों का रवैया पुरकशिश हो और वो लोगों को अपनी तरफ खींच सकें। गोया इंतखाबी मरहला इतना मुश्किल नहीं है और ये एक ऐसी जगह है जहां आप आहिस्ता आहिस्ता अपने हुनर और काम में और बेहतरी ला सकते हैं। और क्या पता किसी दिन आपको चेंज की जगह कोई राह चलते हुए रिकॉर्ड लेबल का कॉन्ट्रैक्ट ही दे जाए। बस्किंग, फन दिखाओ, पैसा कमाओ। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सहरबीन का अहम मौजू था भारत में समझौता एक्सप्रेस पर होने वाले बम धमाके के मुकदमे की कार्रवाई पर होने वाली तनकीद। समझौता एक्सप्रेस पर सन 2007 के बम धमाके के असल मुलजिम स्वामी असीम आनंद की जमानत के फैसले को NIA यानी कौमी तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से चैलेंज न किए जाने पर हिज़्ब इख्तिलाफ नाराज है। इस वाक़े के कई अहम सरकारी गवाह मुनरिफ हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी। इसके साथ ही सहरबीन तो इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे अपनी पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।